आगे यदि हम बात करते हैं तो ये है व्यक्तिगत कारण। और व्यक्तिगत कारणों में जो पारिवारिक कारकों के अतिरिक्त स्वयं व्यक्ति में अनेक इस प्रकार की कमियां हो सकती हैं जिनसे वह अपराधी व्यवहार को प्रकट करे। जैसे कि शारीरिक कारक हैं। जो कुछ विद्वान हैं वे इसको आप बाल अपराध के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। हम जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। कमजोर, बीमार और अस्वस्थ बच्चे अपराध की ओर अधिक झुकते हैं। और जो कमजोर होने पर व्यक्ति में हीनता की भावना पैदा होती है जो कि आगे चल करके अपराध को जन्म देती है। और जो कमजोर स्वास्थ्य होने पर नियंत्रण भी शिथिल हो जाता है और नियंत्रण का अभाव भी अपराध को जन्म देता है। मानसिक कारण हैं जो मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक ये मानते हैं कि मानसिक असमानताओं में का बाल अपराध के साथ काफ़ी गहरा संबंध है। उन्होंने इसे एक कारक के रूप में माना है और दर्शाया भी है। मानसिक कारकों में मानसिक अयोग्यता, भावनात्मक अस्थिरता, मानसिक संघर्ष अपराधी प्रकृति के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। इसमें जो ऐसा माना जाता है कि बाल अपराधी मानसिक रूप से पिछड़े होते हैं और अनेक विद्वान हैं उन्होंने इसके संबंध में अध्ययन भी किए हैं। और यह माना कि कमजोर मस्तिष्क वाले परिवारों का झुकाव अपराध की ओर अधिक था। मानसिक पिछड़ेपन के कारण उनमें तर्क शक्ति का अभाव होता है जिसके कारण वे जल्दी ही अपराध की ओर अग्रसर हो जाते हैं। वही भावनात्मक अस्थिरता और मानसिक संघर्ष में संबंध देखने के लिए मिलता है। मानसिक स्थिरता उच्च अनुकूलन का सूचक है। जिनकी मानसिक स्थिरता अच्छी होती है वे किसी भी परिस्थिति में अनुकूलन कर सकते हैं। वहीं जो अपराधियों में भावनात्मक अस्थिरता एक महत्वपूर्ण प्रभावक रहा है। और अनेक विद्वानों ने अध्ययन किया और यह पाया कि जो मानसिक अस्थिरता और असुरक्षा जो है वो बच्चे जो अधिकांश जो बाल अपराधी थे वो इसके शिकार थे। अधिकांश बाल अपराधियों में अपराधी भावना के लिए स्कूल के प्रति अनिच्छा, भेदभाव की भावना तथा भाई बहनों एवं खेल के साथियों के प्रति असंतोष आदि उत्तरदायी थे। वहीं सामुदायिक कारक हैं कुछ जो कि महत्वपूर्ण हैं बाल अपराध के लिए। जिस समुदाय में बच्चा रहता है यदि उसका वातावरण उपयुक्त है तो वह बच्चा स्वस्थ स्थितियों में रहता है। यदि वातावरण अनुपयुक्त है तो बालक के अपराधी बनने की संभावना रहती है। घर की बुरी दशा बच्चों के लिए अपराध को जन्म देने वाली होती है। गरीबी निम्न आर्थिक सामाजिक दशा की सूचक है। पारिवारिक और सामुदायिक स्रोतों के अभाव में तथा खेल के स्थानों में घरों की अनुचित व्यवस्था के कारण अपराध पनपने लग जाते हैं। और सामुदायिक कारकों में जो महत्वपूर्ण कारक हैं उनमें मनोरंजन को माना जा सकता है। मनोरंजन और बाल अपराध के सहसंबंध का भी अध्ययन किया गया है। उचित मनोरंजन की सुविधा होने पर बाल अपराध की दर में कमी आती है। खाली समय में बच्चा न स्कूल जाता है न काम करता है तो वह अपराध की ओर अग्रसर हो जाता है। और हम जानते हैं बहुत फेमस कहावत है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो बड़े शहरों में मॉल रोड, सिनेमाघर, पार्क इत्यादि ऐसे स्थान होते हैं जहाँ मनोरंजन हेतु काफ़ी लोग एकत्रित होते हैं। बच्चे भी इन स्थानों पर खाली समय में अपना खाली समय पास करने के लिए पहुंच जाते हैं और ये स्थान अपराध के लिए सुविधाएं प्रदान करते हैं। मनोरंजन के लिए आए व्यक्ति मस्ती बिल्कुल आराम से मनोरंजन करते हैं, बेपरवाह रहते हैं और इसका लाभ उठाकर जो बच्चे हैं वो चोरी, उठाईगिरी इत्यादि के काम करने लग जाते हैं। और बाल अपराधियों के लिए मनोरंजन की उचित व्यवस्था अगर कर दी जाए तो जो उनकी आदतें हैं उन आदतों में सुधार की संभावना हो सकती है। स्कूल की जो स्थितियां होती हैं वह बाल अपराध के लिए जिम्मेदार होती हैं। विद्यालय ज्ञान का मंदिर है और वहाँ पर जो बच्चे हैं उसमें मूल्य, संस्कार इत्यादि प्रत्यारोपित किए जाते हैं, उसमें सद्गुणों का विकास किया जाता है। और विद्यालय का अनुपयुक्त वातावरण होने पर बच्चे से भी अच्छा नागरिक बनने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। विद्यालय ही बच्चों के उचित सामाजिक जीवन व्यतीत करने हेतु हमें एक अच्छा वातावरण प्रदान करता है। शिक्षा का बच्चे पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों प्रभाव से प्रभाव पड़ता है। स्कूल का वातावरण, अध्यापकों का व्यवहार, स्कूल साथी और अध्यापकों के साथ बच्चे के संबंध, अध्यापक का जो पाठ्यक्रम की कठोरता, मनोरंजन के प्रति बच्चों के को अग्रसर करना इत्यादि ऐसे पक्ष हैं जो बच्चे के कोमल मस्तिष्क को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। और यदि बच्चे को इनके ऊपर इन सब चीज़ों में ध्यान ना दिया जाए तो उसमें हीन भावना पैदा होती है। बच्चा स्कूल छोड़ देता है, आक्रामक व्यवहार करने लगता है और जो अशिक्षा है वो अशिक्षा बाल अपराध को बढ़ावा देती है। पड़ोस और अपराधी क्षेत्र में निवास का
भी अपराधी प्रवृत्ति से घनिष्ठ संबंध है। यदि आस पड़ोस का जो वातावरण है वह अपराधी क्षेत्र वाला होगा, यदि आसपास चोर, शराबी और वेश्या इत्यादि निवास कर रहे हैं तो वहाँ के बच्चों के भी अपराधी होने के अधिक अवसर रहते हैं, क्योंकि उनमें अनुकरण और सुझाव ग्रहणशीलता अधिक होने के कारण अपराधी प्रवृत्तियों की सीखने की क्षमता रहती है। और जो अपराध के प्रचलित प्रतिमान हैं उनसे प्रभावित होकर गंदी बस्तियों के बच्चे भी बहुत अधिक अपराध करते हैं। यदि साथी अपराधी प्रकार के हैं तो उनका भी बहुत योगदान होता है बच्चों को अपराधी बनाने में। अकेलेपन में अपराध सीखने के अवसर बहुत कम होते हैं और ऐसा भी मानसिक परिस्थितियों के कारण ही संभव है। तो विभिन्न विद्वानों ने इस संबंध में अध्ययन किए और उनके आंकड़ों से ये स्पष्ट होता है कि बाल अपराध में साथियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जब बच्चा समूह या गिरोह में सम्मिलित होता है तो उसकी वैयक्तिकता समूह में विलीन हो जाती है। बड़े शहरों में रेलवे स्टेशन, बाजार, सार्वजनिक स्थल, भीड़ भाड़ युक्त स्थान और इन जगहों पर जो अपराधी गैंग हैं वो घूमते हुए दिखाई देते हैं और ये अवसर मिलते ही चोरी करना, उठाईगिरी इत्यादि जो कार्य हैं उन कार्यों को अंजाम दे देते हैं। एक बच्चा अपराध करने के बाद अपनी साहस भरी कहानी दूसरों को सुनाता है, जैसे कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है, और दूसरे बच्चों के लिए यह प्रेरणा और उत्तेजना की बात होती है। तो यदि साथी अपराधी होंगे तो बाल अपराध की ओर बालक के अग्रसर होने की संभावना बहुत अधिक होगी। युद्ध के समय पर जो बाल अपराध है वो बाल अपराध की स्थिति बढ़ती हुई देखी गई। युद्ध क्योंकि सामाजिक विघटन और विनाश को उत्पन्न करते हैं, सामान्य पारिवारिक जीवन को समाप्त करते हैं, और जो अनेक विद्वान हैं उन्होंने अध्ययन के पश्चात पाया कि यूरोप में युद्ध के कारण बच्चों की शिक्षा बंद हो गई। बच्चों के माता पिता युद्ध कार्य में व्यस्त थे, माँ कारखाने में और पिता युद्ध स्थल पर। बच्चों की देखरेख करने वाला कोई नहीं था और शांति समय की अपेक्षा इस काल में जो लड़कियां थी उनमें यौन संबंधी अपराध अधिक बढ़ गए। और जो युद्ध के दिनों में जो गरीबी बढ़ने, मकानों की समस्या, भोजन की कमी, कीमतों के बढ़ने, ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हुई और जो बाल अपराध है, बाल अपराध की जो दर है वह दर भी बढ़ती हुई दिखाई दी। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य कारण भी हैं बाल अपराध के, जिसमें मूल्यों में भिन्नता हमें देखने के लिए मिलती है। जब बच्चे के सामने विरोधी मूल्य होते हैं तो वह यह तय नहीं कर पाता कि कौन सा मूल्य सही है, कौन सा गलत है, क्या अपनाना है, क्या नहीं अपनाना है। और ऐसे समय पर भी जैसे आज हमें ये देखने के लिए मिलता है कि एक तरफ हम ये कहते हैं कि गुरुजनों की आज्ञा मानो, अपने से बड़ों का सम्मान करो, वहीं दूसरी ओर जो कॉलेज पॉलिटिक्स में उस समय हमें दिखाई देता है कि बच्चे हड़ताल कर रहे हैं, कोई प्रिंसिपल की कुर्सी पर बैठ गया, कोई टेबल पे चढ़ के हंगामा कर रहा है। तो ऐसे इस समय पर बच्चों को ये, फिर कुछ बच्चे निश्चित रूप से इसमें कंफ्यूज होंगे कि आखिर करना क्या है, बच्चे को हमें टीचर्स का सम्मान करना है या अपने जब हमारे हितों की बात आए तो उस समय हमें सारे मूल्यों और प्रतिमानों को एक तरफ रखते हुए हमें हमारी जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं का भी हमें ध्यान रखना है। वहीं माता पिता बच्चों को घर पर सच बोलने और चोरी न करने की शिक्षा देते हैं। वहीं भ्रष्टाचार की स्थिति में हम देखते हैं कि पिता ऑफिस में घूस लेता पकड़ा जाता है, गबन करता है, चोरी करता है। तो इस प्रकार के जो विरोधी मूल्य हैं उनके कारण जो बच्चा भ्रम में पड़ जाता है और वह वही व्यवहार करने लगता है जिसके लिए उसको लगता है कि इससे मुझे फायदा हो रहा है। सांस्कृतिक भिन्नता एवं संघर्ष की स्थिति जो है वो भी बाल अपराध को जन्म देती है। सेलिन ने अपनी पुस्तक कल्चर, कॉन्फ्लिक्ट एंड क्राइम में सांस्कृतिक भिन्नता को अपराध के लिए जिम्मेदार माना है कि जब भिन्न भिन्न संस्कृतियां एक साथ हों या वे एक व्यक्ति एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में जाए तो वह दोनों में कई अंतर देखता है। कई बार उनमें परस्पर संघर्ष भी पाया जाता है। इसका प्रभाव बच्चे के मस्तिष्क पर भी पड़ता है और वह अनिश्चय की स्थिति में होता है और अपराध कर बैठता है। जाति व्यवस्था भारत में इस बात अध्ययन अनेक इस बात का संकेत देते हैं कि अपराध की दर अनुसूचित जाति और जनजातियों और पिछड़े वर्गों में अधिक हमें देखने के लिए मिलती है, क्योंकि वहाँ पर निर्धनता, बेरोजगारी इत्यादि जो अवस्थाएं हैं वह भी वहाँ पर बहुत अधिक हैं। और इसके अतिरिक्त उनके साथ बरता जाने वाला भेदभाव, छुआछूत का जो व्यवहार है वह भी उन्हें अपराध की ओर अग्रसर कर देता है। वर्तमान समय में राजनेताओं, व्यापारियों, सरकारी कर्मचारियों इत्यादि का बहुत नैतिक पतन हुआ है, जिसका प्रभाव भी बच्चों पर पड़ता है और उन्हें मानकर वे उन्हें आदर्श मानते हैं और आदर्श मानकर वे भी अनेक प्रकार के अनैतिक कार्यों में लग जाते हैं। बालकों को मिलने वाली जो स्वतंत्रता है उसमें वृद्धि हुई है
और जो नियंत्रण है वह नियंत्रण कमजोर हुआ है, जिसके कारण अनैतिकता, व्यक्तिवाद, इच्छाओं में वृद्धि इत्यादि के कारण जो बच्चे हैं वे उन्मुक्त होकर व्यवहार करने लगे हैं। आर्थिक मंदी की स्थिति देखने के लिए मिलती है। आर्थिक संकट एवं कुचक्र आज के युग की भी विशेषताएं हैं, और ऐसी स्थिति आने पर व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता, मनोरंजन एवं शिक्षा की उचित व्यवस्था नहीं हो पाती, तब सुविधाएं जुटाने के लिए अपराध का सहारा लिया जाता है। तो इस प्रकार ये स्पष्ट है कि किसी एक बालक को अपराधी बनाने में किसी एक कारक का महत्वपूर्ण हाथ नहीं होता, बल्कि बहुत सारे जो कारण हैं वो कारण जिम्मेदार होते हैं। आवारागर्दी की स्थिति बालकों में जो बाल अपराध के लिए एक बहुत गंभीर प्रकार की पृष्ठभूमि प्रदान करती है, और निरुद्देश्य सड़कों पर इधर उधर घूमने वाले, माता पिता की बिना आज्ञा के घर से अनुपस्थित रहने वाले जो बच्चे हैं, रेलवे स्टेशन, सार्वजनिक स्थानों पर भीख मांगने वाले या छेड़छाड़ करने वाले बच्चों को आवारा कहा जाता है। और इस प्रकार के जो बच्चे जो इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, उनके अपराधों की ओर अग्रसर होने की जो संभावना है वो संभावना बहुत अधिक होती है। बाल अपराध जो है वो जो भगोड़ेपन की स्थिति है, अर्थात स्कूल से बिना किसी सूचना के भागना ही कक्षा पलायन या भगोड़ापन कहलाता है। और यह बच्चे वह अपराध करते हैं जिसमें वह बिना किसी कारण के स्कूल से अनुपस्थित रहते हैं। और कुछ विद्वानों ने इसको परिभाषित भी किया है। एक भगोड़ा एक ऐसा बालक है जिसकी आयु 6 से 18 वर्ष है, जिसका नाम स्कूल के रजिस्टर में दर्ज है, जो जानबूझकर इरादे से अपनी कक्षा के मित्रों और स्कूल के साथियों या अन्य साथियों के प्रोत्साहन के कारण स्कूल के समय स्कूल के भीतर या बाहर घूमता है, या एक पीरियड में या कुछ अधिक समय तक पढ़कर बिना किसी उचित कारण के छुट्टी लिए घूमता रहता है। तो जो भगोड़ेपन की जो स्थिति है उसके लिए भी उसको उत्पन्न करने वाले भी बहुत कारण हैं, जैसे परिवार और स्कूल का अनुपयुक्त वातावरण, स्कूल में खेलकूद, आकर्षण एवं मनोरंजन का अभाव, अपराधी भाई बहन, परिवार की गरीबी, माता पिता में तनाव इत्यादि ऐसे कारण हैं जो भगोड़ेपन को उत्पन्न करते हैं। लेकिन वहीं जो भगोड़ेपन की स्थिति है, वो भगोड़ेपन की स्थिति जो बाल अपराधी हैं, उन बाल अपराधियों को, क्योंकि बच्चा क्लास से बाहर भागकर एक तो शिक्षा से दूर हो रहा है, दूसरा वो ऐसे बच्चों के संपर्क में आ रहा है जो कि निश्चित रूप से जो अपराधी हैं, अपराधी प्रवृत्ति के भी हो सकते हैं, और इसके अलावा जो उनके गैंग हैं वो गैंग धीरे धीरे डेवलप हो जाते हैं वहीं पर, और उनका एक जो थॉट प्रोसेस है वो थॉट प्रोसेस बिल्कुल एक अलग तरीके का होना प्रारंभ हो जाता है, और वो बाल अपराध में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये हमारे अभी आज के लिए, और इससे आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।